देखो, जो पुरानी क्लासेस हुई, उन पुरानी क्लासेस में हम लोगों ने जितने भी प्रकार के हमारे लिए यूज़फुल माइक्रोब्स थे, उन यूज़फुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ाई की थी। अभी हम लोग सारे के सारे जितना भी तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे जो कि हार्मफुल है। मैंने एकदम स्टार्टिंग की ही इंट्रोडक्टरी क्लास में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि दे विल बी गुड फॉर अस, या फिर हमेशा ये नहीं होता कि दे विल बी बैड फॉर अस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे कि वो हमारे लिए यूज़फुल होंगे इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, इन द फॉर्म ऑफ आपके वैक्सीन्स, है ना, इन द फॉर्म ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट कई बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे कि वो डिसीज़ कॉज कर देंगे, या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो किसी फसल को या किसी प्लांटेशन को बर्बाद कर देंगे, या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो आपके घर में रखे हुए किसी सामान को, नॉन लिविंग थिंग वाले सामान को ख़राब कर देंगे। जैसे लेदर होता है, लकड़ियाँ होती हैं, है ना, कई बार कागज़ वगैरह भी होते हैं, कपड़े होते हैं, इन सब चीज़ों को। तो एक्चुअली अभी जो सेक्शन स्टार्ट होगा इसमें हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डील करेंगे। तो ऐसी कोई देखो स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है कि बैक्टीरिया ना अच्छे होते हैं और वायरस गंदे होते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ बैक्टीरियाज जिसको आप अच्छे बोल रहे हो सकता है अच्छे हो, बट सारे बैक्टीरियाज अच्छे होंगे ऐसा नहीं होता। हम मशरूम खाते हैं, तो में से बहुत सारे लोगों ने मशरूम खाई भी होगी, राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी भी अर्थ प्लैनेट पे मशरूम का जो भी वेजिटेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशरूम्स जो पाई जाती हैं, आप वो सारी मशरूम खा सकते हो। नहीं, हर मशरूम कंजम्पशन के लायक नहीं होती। कुछ उसमें से हाईली पॉइजनस भी होती हैं। जो मशरूम्स यूजुअली आपको ऐसी एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दिखती है ना, जैसे अपन लोग जब कोई कार्टून मूवी देखते हैं या फिर कोई एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं, तो उसमें दिखाते हैं ना कि जंगल में एकदम खूबसूरत खूबसूरत कलरफुल रेड रेड कलर की मशरूम्स लगी हैं जिसमें वाइट 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 कलर के डॉट्स हैं। तो यूजुअली जो कलरफुल मशरूम्स होती हैं वो हार्मफुल होती हैं। तो एक्चुअली एक सर्टेन कैटेगरी को आप ऑलवेज गुड नहीं बोल सकते। उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो गुड होंगे, और उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो बैड होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद न्यूट्रल भी हों। मतलब उनका ना तो हमारी बॉडी पे कुछ अच्छा असर पड़ रहा है, ना कुछ बुरा असर पड़ रहा है, दे आर जस्ट न्यूट्रल। तो ऐसा कहना गलत है कि बैक्टीरियाज अच्छे होते हैं और वायरस बेकार होते हैं, या फंजाई अच्छी होती है, प्रोटोजोआ बेकार होते हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है, खैर। तो देखो, इसमें हम लोगों के पास जो पहला हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों को दिया है वो बेसिकली है क्लॉस्ट्रीडियम। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार होते हैं, डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखता है, आपको दवाई देता है, आप ठीक हो जाते हो। आपको वो ये नहीं बताता है कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से देखो तुम बीमार पड़े थे। बट कैसा होता है, अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनका एक काम होता है कि कोई भी बीमारी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फैल रही है उसके बारे में पता किया जाए, ताकि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से किल किया जाए, इसकी दवाई खोजी जा सके, राइट। तो क्लॉस्ट्रीडियम वन ऑफ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से कौन सी बीमारी आप लोगों को फेस करनी पड़ती है, फूड पॉइजनिंग। खैर, लास्ट के 4 सालों में मैं 2 बार फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हूँ। ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हों, है ना। तो ये जो फूड पॉइजनिंग होती है जिसमें हम कुछ ऐसा खाना कंज्यूम कर लेते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को उल्टियाँ आने लगती हैं, राइट। हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, हमारी बॉडी से वाटर का लॉस होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ लूज मोशंस, राइट। बुखार आने लगता है, बॉडी आपकी पेन होने लगती है, आपके अंदर बॉडी में पूरी डिजीनेस हो जाती है, आप ठीक से वर्क नहीं कर सकते। तो ये जो क्लॉस्ट्रीडियम अगर कभी किसी खाने में मिक्स हो जाए, अब देखो कोई भी इंसान जानबूझ के क्लॉस्ट्रीडियम को खाने में डालकर उसको तो पकाएगा नहीं, और ना ही मार्केट में क्लॉस्ट्रीडियम का कोई डब्बा मिलता है कि क्लॉस्ट्रीडियम 1 चम्मच डाल दिया और खाना बना के दे दिया। तो जब हम लोग किसी ऐसे खाने को कंज्यूम कर लेते हैं जिसमें क्लॉस्ट्रीडियम मौजूद है, कैसे मौजूद हो सकता है, खाना बनाने वाले ने फूड को वॉश नहीं किया हो ठीक तरीके से,
तो जहाँ से भी वो सब्जी घूम फिर के आई है अलग अलग मार्केट से, अलग अलग लोगों के हाथों से, उनसे शायद क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया उसके पर मौजूद रहा हो, या फिर ऐसे पानी में खाना बना लिया हो जो कि क्लॉस्ट्रीडियम के साथ मौजूद हो उसमें। तो एक्चुअली होता क्या है, इस तरीके से वो क्लॉस्ट्रीडियम हमारे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में चला जाता है, जो कि खुद एक रॉड शेप्ड होता है। क्लॉस्ट्रीडियम का कौन सा शेप होता है? रॉड शेप। ध्यान रखना, हमने इस क्लास में जो पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, पहला कौन सा पढ़े थे आप बताओ? पहला पढ़े थे लैक्टोबैसिली और दूसरा पढ़े थे राइजोबियम। ये दोनों के दोनों रॉड शेप थे। जो तीसरा पढ़े थे ईस्ट, वो ओवल शेप था। अब आप चौथा पढ़ रहे हो क्लॉस्ट्रीडियम, ये अगेन क्या है? रॉड शेप्ड है। ये खुद रॉड शेप्ड होते हैं, लेकिन जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, जब ये अपने जैसे अपने बच्चे क्रिएट करते हैं, तो इनके जो बच्चे होते हैं इनिशियल स्टेज में, ये कैसे होते हैं? बॉटल शेप्ड एंडोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, ये जब कंडीशन इनको मिलती है बराबर, तो ये क्या होता है? ये डिकम्पोज तो नहीं बोलना चाहिए, रिप्रोड्यूस करते हैं और बॉटल शेप्ड के क्या करते हैं? देखो इस तरीके से बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आगे जाके अगेन बड़े होकर क्या होते हैं? अगेन एक बड़े बैक्टीरिया में रॉड शेप के कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट, जब आप इसे खाते हो तो मतलब आप बाय विलिंगनेस, बाय चॉइस तो आप इसे खाओगे नहीं, है ना? किसी गलत तरीके से ही आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। तो जिस भी गलत तरीके से ये आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो फिर ये आपको क्या कर देता है? बीमार कर देता है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं होता कि मैडम क्लॉस्ट्रीडियम की पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही प्रजाति पाई जाती है। क्लॉस्ट्रीडियम की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है, जैसे आपको कुछ इमेजेस में दिया है। क्लॉस्ट्रीडियम टेंटेनी, और उसके बाद क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजन, उसके बाद बोटुलिनम, और उसके बाद डिफिकाई। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपकी टीचर्स आपको इस तरीके का सवाल पूछ ले, गिव सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो आपको ये 4 पता होने चाहिए। अगर मुझको पेपर फ्रेम करना हो लेट्स से, तो मैं आपको इतना आसान सा सवाल नहीं पूछूंगी कि गिव सम एग्जाम्पल्स। और वैसे भी अभी जो बोर्ड्स का पैटर्न है, जो महाराष्ट्र बोर्ड ने जो पैटर्न प्रिस्क्राइब किया है लास्ट 2 ईयर से, वो इस तरीके का किया है कि थ्योरी उसमें मिनिमम होनी चाहिए, और इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करना चाहिए कि एक बच्चे को क्या वो पढ़ रहा है ये उसको समझ में आए, सिर्फ ना कि वो रटे। मैं उसमें क्या करती, जैसे आपको टोटल यहाँ पे 4 इमेजेस दी हैं, मैं उसमें बताया क्या करती, आपके एग्ज़ाम में इमेजेस देती, चारों की चारों, या फिर 3 या फिर 2 या फिर 1, डिपेंड ऑन योर टीचर्स मूड एंड चॉइस। फिर मैं बोलती कि आइडेंटिफाई करिए ये किसकी इमेज है। तो आपको जो यहाँ इमेजेस दी गई है ना, आपको इनके इमेजेस के साथ इनके नाम याद करने कि अच्छा ये ऐसा दिख रहा है यानी कि क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम है। अच्छा ये ऐसा दिख रहा है स्पर्म्स के जैसा यानी कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी है। ये ऐसे मैं इस तरीके से देती। तो ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम करने का एक तरीका हो सकता है कि इस तरीके से पूछा जाए। राइट, ओके। तो बस यही सारी बातचीत आपको यहाँ पे लिखी हुई है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिख कर दी गई है, वो ये कि क्लॉस्ट्रीडियम नामक जो ये बैक्टीरिया होता है, इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही प्यारा स्पेशल कैरेक्टर है, वो ये कि यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर आपको एक मिनिमम लेवल से मतलब कम ऑक्सीजन मिले, एक सर्टेन लेवल से आपको अगर कम ऑक्सीजन मिले तो हमारी डेथ हो जाती है। राइट, अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी ब्रीथिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंज्यूम करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा बैक्टीरिया है कि ये नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल पे जीवित नहीं रह सकता, इसको जिंदा रहने के लिए कम ऑक्सीजन चाहिए। और ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिन्हें कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसका मतलब होता है कि वो एनएरोबिक कंडीशंस वाले लोग हैं। एनएरोबिक का मतलब होता है कम ऑक्सीजन। कम ऑक्सीजन में जो चीज़ सर्वाइव कर जाए उसको हम लोग कहते हैं एनएरोबिक। तो ये जो मैंने मार्क करके दिया, इससे हो सकता है एमसीक्यू पूछा जाए कि क्लॉस्ट्रीडियम कैन सर्वाइव इन एरोबिक कंडीशंस। तो आपको लिखना होगा नो, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको कौन सी कंडीशंस चाहिए होती है? एनएरोबिक मतलब कम।
उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, जीके फैक्ट है, कि पूरी दुनिया में मिट्टी में, पानी में, अलग अलग जगहों पे अगर हम पूरी कैलकुलेशंस करें तो क्लॉस्ट्रीडियम की 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद है। मतलब आपकी बुक में जो सिर्फ 4 इमेजेस दिए तो जस्ट एक एग्जांपल है आपको बताने के लिए, बट एक्चुअली में 100 से ज़्यादा यहाँ पे स्पीशीज़ पाई जाती है। अब कई लोगों को लगेगा इस चीज़ को पढ़कर कि मैडम सिर्फ क्लॉस्ट्रीडियम ना, ये बैक्टीरिया लोग ना होते ही जैसे हैं, बीमार कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बट नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया ही बीमारी फैलाता है ऐसा नहीं होता। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाता है, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, वायरस गंदे होते हैं, प्रोटोजोआ अच्छे होते हैं, फंजाई बेकार होते हैं। हर प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है और कुछ कंडीशंस में आप लोगों के लिए ये क्या हो सकता है, यूज़फुल भी हो सकता है। ठीक है, और अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस चार्ट में, जो कि आपको एकदम बाय हार्ट रटी हुई होनी चाहिए। मेरे को अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो मैं तो चार्ट से ही करूँगी। ठीक है, इसमें आपको बड़ी बड़ी डिसीज़ेस के नाम दिए गए हैं, ये बड़ी बड़ी डिसीज़ किस तरीके से फैलती हैं आपको वो दिया है, और इनसे बचने का तरीका क्या है ये दिया है। सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चार्ट को मत पढ़ो भाई। साइंस स्कूल लेवल में इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि एक स्टूडेंट अपने आजू बाजू की चीज़ों के साथ, एक बेसिक चीज़ों के साथ अवेयर हो कि हाँ यार ये बीमारी ऐसा करने से फैल सकती है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं बच सकता हूँ, कि एक बेसिक चीज़ उसको ताकि पता चले। अगर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी बीमारी कब फैलेगी, किस वजह से फैलेगी, तो आप उससे ज़्यादा चपेट में आ जाओगे। एक टाइम ऐसा था जब इंडिया में जो पोलियो वाले जो लोग थे, जिनको पोलियो की बीमारी थी, बहुत ज़्यादा थे, तो उसमें फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे कैंपेन्स चलवाए जिसके थ्रू लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की कि देखिए अपने बच्चों को आप ये पोलियो ड्रॉप्स पिलाइए, नहीं तो ये होगा, आगे ऐसा होगा, ऐसा होगा। और नाउ इंडिया इज़ टोटली पोलियो फ्री। तो ये एजुकेशन देना ज़रूरी है। तो ये एजुकेशन आपको किस फॉर्म में दी जा रही है, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, क्योंकि आपको पता रहे। तो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चार्ट को याद करना इज़ नॉट गुड। आप इसको पूरा डिटेल में ही अच्छे से समझिए, कोशिश करिए, क्योंकि ये डिसीज़ेस के बारे में, उन डिसीज़ेस के जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोगों ने कई बार सुनी होगी। तो एक एक करके डिसीज़ का डिस्कशन करना शुरू करते हैं और आगे की बातचीत कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि पहली एक डिसीज़ के बारे में बोला गया है, एड्स। एड्स बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, आपने इसके बारे में सुना होगा। ये डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तभी फैलती है जब आप उस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करो, या फिर उस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड आपकी बॉडी में आ जाए। अब ब्लड कैसे आएगा, मान लेते हैं मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, मैं ब्लड डोनेशन करने गई, ब्लड डोनेट करने वालों ने मेरे ब्लड को चेक नहीं किया और उन्होंने मेरा ब्लड ले लिया और किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में चढ़ा दिया, वो भी इन्फेक्टेड हो गया, बताओ, बिना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो तब जाकर ये बीमारी फैलती है। अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है अपने बच्चे को, तो उसके मिल्क से भी उसके बेबी को क्या हो सकता है, ये एड्स नामक बीमारी फैल सकती है। तो इसमें यहाँ पे इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बताया गया है। तो 3 ही पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। पहला होता है थ्रू ब्लड। अब ये ब्लड समझ में आया किस तरीके से, वाया ट्रांसफ़र। अगर आप उस एड्स वाले व्यक्ति के साथ खाना खा रहे हो, जैसे कि पहले टीवीज़ में ऐड चलते थे कि खाना खाने से साथ में एड्स नहीं फैलता, तो ये सही बात है, नहीं फैलता। अगर आप उनके यूज़ किए हुए कपड़े, टॉवल, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, उनके साथ हैंडशेक कर रहे हो, तो भी एड्स नहीं फैलता। आप ये एड्स तभी फैलता है जब आप उनका ब्लड अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो। और ब्लड को ये खाने पीने की चीज़ तो है नहीं कि ला भाई उधार दे दे, कल रिटर्न करता हूँ, राइट। तो ब्लड के थ्रू ये पहुँचता है, ठीक है। कि मिल्क, जो कि एक मदर अगर एड्स इन्फेक्टेड है तो उसकी वजह से उसके बच्चे को फैल सकता है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो। जैसा कि मैंने कहा कि सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट स्टैब्लिश करते हो जो कि इन्फेक्टेड है, तो यहाँ पे देखो लिखा है सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जब आप 10th क्लास में आओगे तो आपको सीमेन का मतलब ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा, बट अभी तो आप इतना याद रखिए कि सीमेन के थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि आप जिस भी इंसान के साथ फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए
कि वो कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता है तो बहुत सब चीख चीख के थोड़ी ना बोलेंगे, सबको पता थोड़ी ना रहता है कि इन्फेक्टेड है नहीं है। तो आप कुछ ऐसे बैरियर्स का इस्तेमाल करिए जो क्लास 10 के सिलेबस में है, जिससे सेक्सुअल कांटेक्ट क्या रहे, सेफ रहे। आप जब भी ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जब भी आप ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप इस बात की पूरी गारंटी रखिए कि वो ब्लड किसी हेल्दी पर्सन का है। किसी का यूज़ किया हुआ रेज़र ब्लेड, यूजुअली आदमी लोग दाढ़ी बनाने के लिए रेज़र ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी रेज़र ब्लेड, इंजेक्शन, सुइयाँ बिल्कुल आप इस्तेमाल मत करिए जो किसी और के द्वारा ऑलरेडी इस्तेमाल की जा चुकी है। क्योंकि क्या होता है, जब अपन सुई किसी की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन की बात कर रही हूँ, तो वो उसकी बॉडी के अंदर उसके ब्लड को छू कर आता है। अगर उसने ब्लड को टच कर लिया तो ब्लड का इन्फेक्शन उस निडल की टिप में आ जाता है। फिर वही निडल अगर तुम लगाओगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर भी तो चला जाएगा। तो यूज़ किए हुए इंजेक्शंस आपको कभी नहीं करने चाहिए। जब भी आप इंजेक्शन लगाने जाएं, ये देखें कि आपके सामने ही वो पन्नी फाड़ी गई हो जो पैकेट में वो आता है। पहले से अगर लगा है तो उसको लगाने से रिफ्यूज़ कर दीजिए, चाहे कोई कितना भी बोले कि नहीं आपके आने से पहले ही हमने भर के रखा था। बिल्कुल नहीं, आपको क्या पता कि किसी और की बॉडी का हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। एड्स एक्चुअली ठीक नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एड्स की बीमारी का भी कंप्लीट 100% इलाज खोजने का है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक पर्सन को सर्दी होती है, बाजू में स्कूल में अगर तुम्हारे कोई दूसरा लड़का लड़की बैठा है, तुम्हें भी सर्दी हो जाती है, तो कोई बात नहीं, सर्दी की दवाई खाते हैं, 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, वो तब चलता है। लेकिन एक ऐसी बीमारी को अपने साथ ले लेना जो ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी और तकलीफ भी देगी, तो उसके लिए ऐसा करिए कि जब भी आप निडल्स वगैरह लगाइए, आप ध्यान रखिए कि आपके सामने ही फाड़ा गया हो। किससे फैलता है एड्स? वायरस से फैलता है। फिर एक और बीमारी होती है हेपेटाइटिस। इसके तो बच्चों को आई थिंक इंजेक्शन भी लगते हैं जब वो छोटे होते हैं। तो ये भी एक वायरस वाली बीमारी है। गंदे खाने और गंदे पानी से ये फैलती है, ठीक है। इसका एक ही तरीका है कि आप साफ़ खाना खाइए, साफ़ पानी पीजिए, पानी को उबाल कर पीजिए, पानी को ठीक से स्टोर करिए, गंदगी को अवॉइड करिए। एक और बीमारी है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा जैसा कि मैंने बताया तभी फैलती है जब कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन आपके आजू बाजू हो। तो इसका एक ही तरीका है, आप इन्फेक्टेड पर्सन से एक डिस्टेंस बना के रखिए। उसके अलावा नेक्स्ट है मीसल्स एंड चिकन पॉक्स। देखो हिंदी भाषा में तो जितना मुझे पता है लोग इसे कहते हैं देवी आ गई, माता आ गई, माता आ गई। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज में इसे अलग अलग कहा जाता है। आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारे ऐसे फोड़े जैसे डेवलप हो जाते हैं, दैट इज़ नोन एज चिकन पॉक्स। ये भी एक वायरस है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से ही दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को फैलता है। कैसे ठीक किया जाए? तो अब देखो सबसे ज़रूरी चीज़, अभी तक ऊपर में तुमने जितनी भी बीमारियां पढ़ी थी उनके कहीं भी वैक्सीनेशंस नहीं थे, लेकिन चिकन पॉक्स और मिसल्स के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि आप वैक्सीनेशन कराकर, वैक्सीन लगाकर आप क्या कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर एक है बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ठीक है। ये तो खैर बर्ड्स में होता है, एक चिड़िया में, एक मुर्गी में अगर ये फैला तो बाकी सब में फैलता है। और अगर आप उसी इन्फेक्टेड चिड़िया मीट जो भी आप उसका खाओगे तो वो बेसिकली फिर आपकी बॉडी में भी चला जाएगा। फिर एक और बहुत ही फेमस बीमारी का आपके मुख में नाम दिया गया है, हम लोग इसको पता है क्या कहते हैं? डेंगू। हिंदी भाषा में हम इसको कहते हैं डेंगू, बट अगर तुम साइंटिफिकली इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो इसको कहा जाता है डेंगुई, ठीक है। इसे कहा जाता है डेंगुई, खैर बट हम तो डेंगू ही बोलेंगे। ये भी एक वायरस है। किससे फैलता है? मॉस्कीटो बाइट से फैलता है। कैसे इसको अपन ठीक कर सकते हैं? घर के आजू बाजू का या जहाँ भी आप रहते हैं उसके आजू बाजू का सराउंडिंग आप क्लीन करिए, पानी कहीं जमा होने मत दीजिए ताकि वहाँ पर मच्छरी पैदा ना हो। उसके अलावा एक और फेमस बीमारी दी है निमोनिया, बराबर लेप्रेसी, कॉलेरा। ये तीनों की तीनों बैक्टीरियल बीमारी है, ठीक है। निमोनिया तो देखो एयरबॉर्न डिसीज़ है। निमोनिया कैसी है? एयरबॉर्न डिसीज़ है। जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन अपने वो इन्फेक्शन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा में छोड़ देता है, राइट, तब वो हवा से एक इंसान की बॉडी से निकलकर दूसरे इंसान की बॉडी में वो फैलता है। इसका भी बचने का इससे एक तरीका है वैक्सीनेशन। ये तो तुमने सुना ही होगा, कॉलेरा। कॉलेरा खराब पानी और ख़राब खाने की वजह से होता है, राइट। उससे बचने का अगेन एक तरीका है साफ़ खाना, साफ़ पानी।
मलेरिया ये प्रोटोजोआ है, ठीक है, मॉस्किटो बाइट से फैलता है, राइट। अच्छा, यहाँ डेंगू में भी प्रोटोजोआ आना चाहिए, यहाँ वायरस नहीं आना चाहिए, रुको ये गलत हो गया। खैर, उसके अलावा इसका भी एक ही तरीका है, अपने आजू बाजू का आप सराउंडिंग क्लीन रखिए। डैंड्रफ, रिंग वॉर्म को तुम जानते हो, एक टीवी में ऐड आता था, दांत खाद खुजली से बचिए, ऐसा गोल 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 स्किन के ऊपर ऐसा दिखाता था बना हुआ, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए क्या है कि जिस इंसान को वो बीमारी हुई है, आप उसकी चीज़ों को टच मत करिए, उसके साबुन को, उसके पाउडर को, उसकी कंघी को, उसके टॉवल को, उसके कपड़ों को, क्योंकि वो उसको पहन रहा है। तो बेसिकली वो जो फंगस है जिसकी वजह से बीमारी हुई है, ये उसकी बॉडी में भी फैली हुई है ना, तो आपकी बॉडी में भी आ जाएगी। तो ऐसे आपकी बुक में अलग अलग बीमारियों के चार्ट दिए हैं। तो पेपर में आपकी टीचर का मूड है, वो किसी भी चार्ट के बारे में आपसे पूछ सकती है और आपको बोल सकती है कि बताओ ये बीमारी किस मोड से फैली, किस पैथोजन से फैली, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है और उससे बचने का तरीका क्या है, ठीक है। तो इसीलिए ये चार्ट में आपको सब कुछ याद करना है, जो कि याद करना बिल्कुल कठिन नहीं है। इन बीमारियों के बारे में बताया गया है जो हमारे आजू बाजू हम लोगों को देखने को मिलती ही है। अब इस चैप्टर में मैंने ये एक पैराग्राफ नहीं पढ़ाया, इस पैराग्राफ को मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। चलो, अब देखो, इसका तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना, इसको मैं बताती हूँ। होता क्या है, कई लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो मीट, चिकन, ऐसी चीज़ें, मछली, ऐसी चीज़ें वो लोग खाते हैं। होता है कि एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि जिस पॉइंट पर एक ऑर्गेनिज्म, मुर्गा, मुर्गी, वॉट एवर इट इज़, मार दिया जाता है या फिर मर जाता है, उसी पॉइंट से उसकी बॉडी में क्या होता है, गंदे, हार्मफुल टॉक्सिन, बैक्टीरियाज पैदा होना शुरू हो जाते हैं उसी पॉइंट से। यानी कि अगर कोई मीट काट के किसी ने रखा हुआ है और अगर आप उस मीट को परचेज करने जा रहे हो खाने के लिए, तो उस मीट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर मौजूद है। और अगर उस मीट को तुमने वैसे का वैसे ही कंज्यूम कर लिया बिना कुक किए, तो बेसिकली वो तुम्हारे अंदर भी वही टॉक्सिन, हार्मफुल केमिकल्स चले जाएंगे और तुम भी बीमार पड़ जाओगे। कॉल कर दो, मुझे दे दो, मैं कॉल कर देती हूँ, ठीक है। वो तुम्हारी बॉडी के अंदर भी पहुँच जाएंगे, ख़त्म। तो अब खैर हमारी इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है, हम लोग तो बहुत मसाले में एकदम भूंज भूंज के चीज़ों को बनाते हैं, तो खैर तब तक वो चीज़ आपकी क्या हो जाती है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, राइट। तो वो दिक्कत हमारे इंडिया में नहीं। लेकिन कभी भी जब भी आप मीट लो, तो कोशिश ये करो कि उसको कुछ आवर्स के बीच में ही आप उसे कंज्यूम कर लें। आप ऐसा मत करें कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए आपने अपने पास जमा करके रखा है, 1 हफ्ते के लिए आपने अपने मीट को जमा करके रखा है और उसको फिर आप खा रहे हो, ये वाला काम मत करना, ठीक है। उसको तुरंत खाना और तुरंत उसको ख़त्म करना, लॉन्ग स्टोर के लिए वो चीज़ें नहीं बनी हैं। ऊपर में आता है एक और पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। उसमें आगे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि सिर्फ आप ही इफ़ेक्ट होते हो, ऐसा नहीं है। हमारे घर में जो लकड़ी रहती है, लकड़ियाँ में एक दीमक नामक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लग जाता है ना, तो वो ऑर्गेनिज्म उसको खा जाता है। लेदर होता है, लेदर भी डैमेज हो जाता है। मैंने कहा था कपड़े डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे कई फंजाई होते हैं जो फंजाई आपके इन सारे चीज़ों को ख़राब करते हैं। वो उन पे जाके चिपक जाते हैं, उनके अंदर से न्यूट्रिशन लेना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है वो रिप्रोड्यूस होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा बढ़ते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि ये लेदर, लकड़ी, कपड़ा, इनको सब को वो डैमेज कर देते हैं, ठीक है, ख़त्म। और उसके अलावा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये इन्हीं आइटम्स पे होते हैं। कई बार हम लोगों के घर में लॉन्ग टर्म तक अगर हम लोग किसी फूड आइटम को, स्पेशली अचार को अगर यूज़ नहीं करते हैं या फिर उसमें तेल वगैरह अगर आप कम डालते हो, आप देखोगे उसके ऊपर एक वाइट कलर का एक कुछ जम सा जाता है, ठीक है। क्या होता है ये वाइट सी जो फफूंद कहते हैं इसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं फंजाई। ये फंजाई इन सारी चीज़ों के ऊपर लग जाती है। वो क्या करती है, इनसे न्यूट्रिशन लेती है
रिप्रोड्यूस करती है और अपनी क्वांटिटी डबल करती है और न्यूट्रिशन लेती है और क्वांटिटी बढ़ती है। एक ऐसा समय आता है कि जब ये बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं। ये फंजाई क्या करते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंजाई रिलीजेस माइकोटॉक्सिन नामक एक केमिकल होता है, इसको वो लोग रिलीज करते हैं, है ना। और कहाँ पे, अब हवा में तो रिलीज करेंगे नहीं, खाने पे पैदा हुए हैं तो खाने में ही रिलीज करेंगे, और ऐसे में ये आपका फूड पॉइजनस हो जाता है और ऐसे फूड को हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है इससे आराम से कोई भी एमसीक्यू क्रिएट किया जा सकता है, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क क्वेश्चन, है ना। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ से गिव रीजन भी क्रिएट किया जा सकता है इस नाम से, द फूड ऑन विच फंजाई हैव ग्रोन कैन नॉट बी ईटन क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका आंसर है कि ये फंजाई उस फूड आइटम पे लग जाती है, अपना माइकोटॉक्सिन नामक केमिकल उस पर रिलीज करती है, और रिलीज करने के बाद क्या करती है, उस फूड को पॉइजनस बना देती है, जिसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, और फूड आपका पॉइजनस हो जाता है, ख़त्म। तो यहाँ पे हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होता है। इन केस अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो उन चीज़ों पे बातचीत करो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना वो एक्चुअली आप लोगों का रहेगा प्लांट वाला था ना, ये किसमें, प्लांट डाइवर्सिटी, हाँ ये रहा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इसके बारे में। ये भी छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, 2 से 3 दिन का है हार्डली, इसको पढ़ पुढ़ा कर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज का दिन तुम्हारे पास कंप्लीट है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी तुम्हारे पास समस्या है, कोई भी दुख दर्द है तो उसको शेयर करो, अदरवाइज बाद में तो पूछ सकते ही हो, बट लेकिन कल से कैसा फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का एक सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्यों क्लासिफिकेशन की नीड है, और सिर्फ प्लांट्स में नहीं, एनिमल्स में भी क्लासिफिकेशन की नीड होती है, बट आपके बुक में प्लांट का क्लासिफिकेशन 9th स्टैंडर्ड में है और एनिमल का क्लासिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड में है। तो अभी 9th स्टैंडर्ड में हम लोग सिर्फ किसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्लांट्स का, और जब आप 10th में जाएंगे तब आप वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आपके एनिमल्स का, ठीक है। चलो फिलहाल इस डिस्कशन को रोकते हैं। कल की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हम लोगों का रहेगा आप लोगों